परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल। परिमेय संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और उसमें q का मान 0 के बराबर नहीं हो, वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा 3/4, तो चूंकि 3/4 p बाई क्यू के रूप में, इसलिए परिमेय संख्या है। जहाँ p and q belongs to रियल नंबर, वास्तविक संख्या होती है। p और q वास्तविक नहीं, ये पूर्णांक होती है, इंटीजर्स होती है। अगर p और q इंटीजर्स है और उस p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है तो परिमेय संख्या होती है। जैसे 3/4 हो गया, 7/3 हो गया। इसी तरीके से जितने भी भिन्न के रूप में लिखी गई संख्याएं होती है, सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ठीक इसके विपरीत होती है। यानी वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए रूट में 2 है, आपकी करड़ी में 2 है और करड़ी में 2 का मान निकालते जाएंगे, भिन्न में कभी निकल ही नहीं पाएगा, संख्याएं आते जाएंगे, इसलिए इन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे रूट 3 है, इसे भी p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि पाई है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई का मान 7.14 नहीं होता या 22/7 नहीं होता। पाई का मान 22/7 होता नहीं है, पाई का मान लगभग 22/7 होता है, अप्रोक्स वैल्यू है। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता नहीं है, पाई का मान लगभग 22/7 होता है। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 एक अपरिमेय संख्या। सम संख्या अगले क्रम में आता है। सम संख्या, इसको इवन नंबर बोलते हैं, और आता है विषम संख्या और। तो सम संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित होने वाली सभी की सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि लिखा 4, चूंकि 4 जो है 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 4 सम संख्या। 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इसी तरीके से 128 हो गया, 144 हो गया। ये सभी संख्या जो 2 से विभाजित होती है वो सम संख्या कहलाती है। और 2 से विभाजित होने के लिए यदि किसी संख्या के अंत में, यानी किसी संख्या के इकाई का 2 से विभाजित है, उसकी संख्या के इकाई का अंक 2 से विभाजित है, तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। और 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। याद रखेंगे, इकाई का अंक 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। इसे एग्जांपल के लिए लिखते हैं। जैसे मान के लिखिए हमने 642, 644 लिखा, 644 लिखा, तो 644 का इकाई का अंक 2 से विभाजित है, इसलिए पूरी की पूरी संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी और ये सम संख्या हो जाएगी। अब अगला आता है विषम संख्या। ये सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, 2 से न कटने वाली संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है। यानी 2 से विभाजित न होने वाली संख्या, न होने वाली संख्या, यानी 2 से अगर नहीं कटती है तो वह संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। यहाँ पर तो मान के लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 7, क्योंकि 7 2 से विभाजित नहीं है, इसकी विषम संख्या है। 9 लिखा और 10 लिखा, 17 लिखा, इसी तरह से 147 लिखा। तो जितनी भी 2 से विभाजित न होने वाली संख्या क्या है? विषम संख्या कहलाती है। इसके बाद सम संख्या और विषम संख्या। एसएससी सीएचएसएल 2011 में एक सवाल आया था, यदि a तथा b धनात्मक पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है, और a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a का मान 47 है, तो a तथा b निम्न में से किस कोटि के अंक होंगे? दोनों विषम होंगे, एक विषम तथा एक सम होगा, या दोनों अभाज्य होंगे, एक अभाज्य तथा एक भाज्य होगा। तो चूंकि लिखा है a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a और दोनों का योग लिखा है 32। अब यहाँ पे लिखा a, यहाँ पे लिखा b, लेकिन a जो है, ये जो b है a का पावर है, और जो b है यहाँ पे a का पावर है, यानी संख्याएं इंटरचेंज है। जो यहाँ है वो यहाँ, यहाँ है वो यहाँ, और मान लिखा 47।
तो देखेंगे ए का मान यदि हम 46 ले लेंगे और बी का मान 1 लेंगे, तो देखिए ए का मान 46 रखते हैं, ए का मान 46 और बी का मान 1 प्लस बी का मान 1 रखते हैं और ए का मान 46। तो देखिए 46 का पावर 1 का मान हो जाएगा 46 प्लस 1 का कितना पावर करेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं है, 1 हो जाएगा। इसमें 46 प्लस 1 कितना हो जाएगा 47। यानी एक जो 47 है वो 2 से विभाजित है इसलिए सम है, और एक जो है ये 2 से विभाजित है इसलिए क्या है, विषम है। यानी एक संख्या सम है और दूसरी क्या है, विषम है। एक विषम और एक सम जो है ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक सवाल एसएससी सीएचएसएल 2011 में पूछा गया, सबसे अच्छा सवाल है। आरआरबी 2001 में पूछा गया सवाल है। प्रथम विषम संख्या 1 है, द्वितीय विषम संख्या 3 है और तृतीय विषम संख्या 5 है। जानते भी हैं कि पहली जो विषम संख्या होती है 1 होती है, दूसरी 3 होती है, तीसरी 5 होती है, चौथी 7 है। इसी तरीके से इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हमें द्विसममी विषम संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए 1 3 5 7 हम समांतर श्रेणी में चल रहे हैं, क्योंकि दो संख्याओं के बीच, दो क्रमागत संख्याओं के बीच समान अंतर होता है, तो वहां पे समांतर श्रेणी का निर्माण होता है। जैसे पहला और दूसरे पद में 2 का अंतर है, दूसरा और तीसरे पद में 2 का अंतर है, तीसरे और चौथे पद में कितना अंतर है, 2 का। मतलब क्या कि दो पदों के बीच का अंतर समान है, यानी दो दो दो, इसे कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या करते हैं, ये है समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का यदि प्रथम पद ए हो और जो का सारवंतर बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस का मान, तो एनवा पद समांतर श्रेणी के एनवा पद का फार्मूला होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ जो एन होता है, एन उसको पदों की संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पदों की संख्या। इस प्रकार समांतर श्रेणी का एनवा पद टीएन बराबर एन टर्म बोलते हैं, एन टर्म टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी होता है, जहाँ ए प्रथम पद, एन जो होता है पदों की संख्या होती है और डी जो है कॉमन डिफरेंस सारवंतर होता है। तो टी एन हमें एन पदों की संख्या कितना पूछा, 200 पद पूछा है, तो टी 200 बराबर ए यानी प्रथम पद 1 प्लस एन का मतलब 200 माइनस 1 इंटू टी का मतलब कॉमन डिफरेंस 2 यानी 1 प्लस 200 में घटेगा तो कितना होगा 199 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 1 प्लस 199 में 200 गुणा करेंगे, मान के 200 प्लस 400, 400 में जो करेगा कितना होगा 398, कितना हो जाएगा 398, और 398 में एक जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा 300, 398 में एक जोड़ेंगे क्योंकि ये ऑप्शन गलत हो गया था। 399 ऑप्शन से हमने 339 लिख दिया था, तो 398 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 399। इस प्रकार से इसमें 200 पद होगा, कितना होगा 399। कैसे आएगा, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी लगाने में समान निकल जाए। रेलवे एनटीपीसी 2017 में एक सवाल पूछा, निम्न में से कौन सा एक विषम भाज्य संख्या है। ध्यान देखें, यहाँ भाज्य संख्या पूछा है यानी कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होती है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी न किसी तीसरी संख्या से जरूर विभाजित होनी चाहिए, सर नंबर से जरूर विभाजित होनी चाहिए। इस प्रकार की सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। यानी ऐसी कोई भी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। तो हमें बताना है कि विषम भी होनी चाहिए और भाज्य भी होना चाहिए। ये बताइए, एक विषम भाज्य पूछा है तो 12 तो सम है, इसलिए तो हो नहीं सकता। 13 विषम तो है बट ये भाज्य नहीं है, अभाज्य है, क्योंकि 1 और 13 के अलावा किसी और संख्या से कटती ही नहीं है, इसलिए ये भाज्य ना होकर अभाज्य है। आपसे सुधार है, ये लिखा है 17, 17 भी क्या है, विषम तो है लेकिन भाज्य नहीं है, क्योंकि 1 और 17 से कटता है और किसी तीसरी संख्या से कटता नहीं है। ये भी विषम तो है लेकिन भाज्य नहीं है, अभाज्य है। ये जो है ऑप्शन यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 15 जो है 1 से भी कटता, 3 से भी कटता, 5 से भी कटता और 15 से भी कटता, इसलिए 15 जो है
एक विषम होने के साथ साथ एक भाज्य संख्या भी है, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया है, ये एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया सवाल है, यदि ए और बी विषम संख्या हो तो निम्नलिखित में से सम संख्या कौन सी होगी। जानते हैं कि यदि दो विषम संख्याओं को जोड़े, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि सबसे छोटी विषम संख्या है एक और इससे अगली विषम संख्या है 3। तो देखिए दोनों विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं का योग सम संख्या 4 हो जाएगा। जैसे मान के चलिए दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, एक विषम संख्या 3 और उसका अगली विषम संख्या 5, दोनों के योग जुड़े हुए सम संख्या 8 होगा। अर्थात दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए प्लस बी यानी बी वाला ऑप्शन। अगला दिया है, संख्याओं के कैटेगराइजेशन में अगला वर्गीकरण है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी न किसी एक थर्ड नंबर से जरूर विभाजित है। इस प्रकार की सभी संख्याएं जो है भाज्य संख्या कहलाती है। तो यानी कोई भी ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी न किसी तीसरी संख्या विभाजित होनी चाहिए या उससे ज्यादा संख्याओं से विभाजित करनी चाहिए, तो वाली संख्या जो है भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहलाती है। जैसे मान के चलिए कि हमने लिखा 2, तो 2 जो है एक से कटता है और स्वयं 2 से कटता है, इसलिए चूंकि 2 जो है 1 से कट रहा, 2 से कट रहा, किसी तीसरी संख्या से नहीं कट रहा, इसलिए 2 एक भाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है ना वो 4 है, क्योंकि 4 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी कटती है और 4 से भी कटती है। इसके अलावा जो एक तीसरी संख्या होती है 2 से भी कटता है। इस प्रकार 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो अगर कोई पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4, क्योंकि 1 से भी कटता और स्वयं 4 से भी कटता और इसके अलावा दूसरी जगह 2 से भी कटती है, इसलिए 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या भी है, तो सबसे छोटी सम भाज्य संख्या या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4। इसके बाद जो अगली भाज्य संख्या आती है वो सीधा 9 आती है, क्योंकि 9 1 और 9 के अलावा तीसरी संख्या 3 से भी कटती है, इसलिए 9 भी एक भाज्य संख्या है। और 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी देगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है 9। सबसे छोटी जो विषम भाज्य संख्या है ना वो 9 है, क्योंकि 1 और 9 के अलावा 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या, 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। इसके बाद जैसे मान के चलिए 12 हो गया, जैसे मान के चलिए कि 6 हो गया, तो 6 जो है 1 से भी करता, 2 से भी करता, 3 से भी करता, 6 से भी करता, इसलिए 6 भी एक भाज्य संख्या है। जैसे 8 हो गया, 1 से भी करता, 2 से भी करता, 4 से भी करता, 8 से भी करता, तो भाज्य संख्या हो गया। इसी प्रकार से कोई भी ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। इस प्रकार से क्या भाज्य संख्या। इसके ठीक विपरीत अभाज्य संख्या या गुण संख्या या प्राइम नंबर क्या होती है, वे सभी संख्याएं, कोई भी ऐसी संख्या जो और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं, बस 1 और स्वयं से विभाजित होने वाली जितनी संख्याएं होती है वो सभी अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं 2, तो 2 जो है 1 से कटेगा और 2 स्वयं से कटेगा, किसी तीसरी संख्या से नहीं कट पाएगी, इसलिए 2 एक अभाज्य संख्या है और 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है, एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या जो क्या अभाज्य है, 2 एकमात्र सम संख्या है जो क्या अभाज्य है और सबसे छोटी भी है। तो सबसे छोटी पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 2 हो जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है और 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या जो क्या अभाज्य है। एक जो है यहाँ लिखेंगे, दिमाग में लिखिए नोट में, एक जो है ना एक में बस 1 से कटता है, स्वयं और वह एक ही मतलब होता है, इसलिए एक जो है ना एक 9 तो भाज्य है, 9 तो भाज्य है और 9 ही
अभाज्य है। ए न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, तो इसको याद रखेंगे। ए किसी में नहीं आता, एक एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। और सबसे छोटी जो सम एक आदि से अभाज्य संख्या है वो 2 है, और 2 ही एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। अभाज्य संख्या में मान के चलिए कि लिखते हैं 3, तो 3 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 और 3 के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटता है, इसलिए 3 भी एक अभाज्य संख्या है। जैसे मान के चलिए कि 5 5 जो है 1 और 5 के अलावा और किसी संख्या में ऐड नहीं होता है, इसलिए 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या। जैसे 7 हो गया, 7 भी 1 और 7 के अलावा किसी संख्या में ऐड नहीं होता है। जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 45 हो गया, 47 हो गया। ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक और अंश स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, ये अभाज्य संख्या है। अगला आता है सअभाज्य संख्या। देखिए स का मतलब होता है 7, क्या होता है 7, यानी कोई भी ऐसी दो संख्याएं जो साथ साथ आए और साथ आने के बाद अभाज्य हो जाए। उससे पहले भाज्य थी कि अभाज्य थी इससे मतलब नहीं है, बट दोनों संख्याएं जब साथ साथ आएंगी तो अभाज्य हो जाएंगी। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं, एक हम लिखे 3, 3 जानते हैं अभाज्य संख्या है, और दूसरी लिखे हम 7, 7 भी अभाज्य संख्या है। चूंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ये भी 3 भी एक और स्वयं से करती है, 7 भी एक और स्वयं से करती है, दोनों का जो सार्वनिष्ठ गुणनखंड है जो HCF जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मौसा जो है, मौसा क्या है, दोनों का मौसा एक है, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी दोनों मिल के अभाज्य हो गए, यानी दोनों मिल के अभाज्य हो गए, तो इसलिए क्या है सअभाज्य संख्या। जैसे दूसरा लिखते हैं, जैसे हम लिखे 4 और 9, 4 वैसे तो सम संख्या है, 9 भी सम संख्या बोले, 4 तो ऐसे तो भाज्य संख्या है क्योंकि 1, 2 और 4 से कटती है, 9 भी भाज्य संख्या है क्योंकि 1, 3 और 9 से कटती है। बस दोनों के एक साथ आने के बाद कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा जो इन दोनों को विभाजित कर देगा, इसलिए 4 और 9 साथ साथ जब आए तो दोनों का HCF यानी मौसा कितना हो गया, 1 हो गया, दोनों के बीच कॉमन 1 हो गया और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए 4 और 9 कैसी हो गई सअभाज्य संख्या हो गई। तो कोई भी ऐसी दो संख्या है जो साथ साथ आने के बाद अभाज्य हो जाए, क्योंकि साथ आए तो अभाज्य हो गई, साथ आए तो अभाज्य हो गई, उन्हें सअभाज्य संख्या का लिखिए। जैसे मान के चलिए और एग्जाम्पल लिखिए, जैसे 9 लिखा और लिखा, जैसे 9 लिखा और लिखा, मान के चलिए कि 9 के साथ हमने लिखा 17, तो 9 और 17 लिखा, तो 9 तो भाज्य संख्या है क्योंकि 1, 3 और 9 से कटती है, लेकिन 17 जो है ये भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या है। लेकिन दोनों के बीच जब साथ साथ आई तो साथ साथ आने के बाद जो इनका HCF यानी मौसा हुआ, मौसा 1 हो गया, यानी 1 के अलावा किसी और संख्या से नहीं कट रही, इसलिए दोनों कैसी हो गई सअभाज्य संख्या हो गई। और एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 9 लिखे और 15 लिखे, 9 और 15 लिखने के बाद इन दोनों संख्याओं में का जो HCF हो गया यानी मौसा हो गया, जो 3 दोनों के बीच कॉमन है वो हो गया 3, यानी इसका HCF 1 नहीं हुआ 3 हो गया, इसलिए 7 आने के बाद ये सअभाज्य नहीं रही, भाज्य हो गई, इसलिए सअभाज्य संख्या नहीं है। तो असअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि दोनों संख्या 7 आने के बाद अभाज्य अगर हो जाएंगी तो सअभाज्य कहलाएंगे। सब रेलेवेंट पीसी 2016 में पूछा गया सवाल है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर की गणना कीजिए। अब बोला है सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी, अभाज्य संख्या तो बोला है बट 2 अंकों की बोला है, तो जानते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी तो अभाज्य संख्या होगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी। 100 एक भाज्य संख्या है और 3 अंक, 99 एक भाज्य संख्या है, और उसके बाद आता है 98 वो भी भाज्य संख्या है। जो अभाज्य संख्या है 2 अंकों की सबसे बड़ी वो है 97, तो 97 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगला दिया है 2 अंकों की सबसे छोटी, तो जो सबसे छोटी है 2 अंकों की सबसे,
छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या होगी, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 7, उसके बाद 8 जो भाज्य, 9 भाज्य, 10 भाज्य, और 2 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या है, 11। क्या है, 11। इसके 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच जो अंतर होगा वो कितना होगा, 97 - 11, यानी 7 में से जाएगा 6 और 9 में से जाएगा 86, यानी दिया। इसी प्रकार से सीडीएम 2008 में पूछा गया सवाल है, इस 100 और 120 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। तो 100 और 120 के बीच सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग बताना है, तो बताइए सब 101 जो सबसे छोटी 3 अंकों की, तो 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101। 101 से गुणा शुरू करें, 101 102 अभाज्य संख्या है। अगली एक अभाज्य संख्या 103 है, 104 अभाज्य संख्या, 105 106 अभाज्य संख्या है। अगली जो है 107 108 अभाज्य संख्या, 109 109 अभाज्य संख्या है। 110 भाज्य है, 111 जो है 3 से कट जाएगी 37, 111 से 3 अभाज्य संख्या है। 112 कट जाएगी, 113 ये एक अभाज्य संख्या है। 114 115 116 117 13 118 118 119 119 17 से 119 होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि सारी संख्याएं जब कट जा रही है, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, जो कि कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। अब इन्हीं का योग पूछा है, तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे, जोड़ के देखते हैं कितना योग आता है, तो जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो इकाई का इकाई जोड़ेंगे, यानी 3 9 3 12 12 7 19 19 3 22 22 23 23 को आ गया 3, यानी यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। व्हाट्सएप का मैच करेंगे सीधा 3 या फिर जाएगा, फिर भी जोड़ के देख लेते हैं। तो 3 9 3 12 7 22 22 22 3 आंसर आ गया, तो एक और एक और 2 3 हो जाएगा, एक ये हो गया, एक 22 और एक रोको रोको रोको, ऑप्शन गलत छप गया थोड़ा, ये ऑप्शन 533 है और हम 543 लिख दिए थे, तो इसलिए ऑप्शन की गलती की वजह से ऐसा हो गया। तो 23 को 3 हुआ था और एक जो है शेष 2 बचा था, तो 2 1 में 0 चलोगे तो 0 1 हो जाएगा, 2 1 3 और ये जोड़ेंगे 1 1 2 1 3 1 4 5, तो 533 सही हो जाएगा। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, रेलवे डीपीसी 2016 में सवाल पूछा गया था, ऋणात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 60 और 100 के बीच अभाज्य संख्या लिखना होगा, तो 60 से शुरू करेंगे। पहली जो अभाज्य संख्या होगी 61 होगी, 61 के बाद 62 63 64 65 66 67 अगली होगी, 67 के बाद 68 69 70 71 होगी, फिर 72 के बाद 73 होगी, 74 75 76 77 78 79 होगी, फिर 80 81 82 83 83 होगी, फिर 84 85 83, फिर 84 50 87 नहीं होगी क्योंकि 29 में 87 होता है, 88 89 होगी, 89 के बाद 90 नहीं होगा, 91 92 93 नहीं होगा, 94 95 96 नहीं होगा, 97 होगा, यानी इस प्रकार 97 होगा, 98 नहीं होगा, यानी इस प्रकार 60 और 100 के बीच कितनी हमारी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 60 और 100 के बीच कुल 8 अभाज्य संख्याएं होंगी। इस प्रकार से ऑप्शन डिसीजन और आपसे 2013 में पूछा गया सवाल था, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो प्रथम 5 संख्याओं में पहले जो अभाज्य संख्या हो क्या है, तो दूसरी 3, तीसरी क्या है 4 अभाज्य नहीं भाज्य, 5 हो जाएगा, 6 नहीं 7 हो जाएगा, 7 के बाद 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 में 11 में कितना होगा 28। इस प्रकार से प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं में कितना होगा 28। प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है, तो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2005 में पूछा गया सवाल है कि प्रत्येक अभाज्य संख्याओं में होता है, तो प्रत्येक अभाज्य संख्या में कितने वर्गखंड होते हैं, 2। जैसे मान के चलिए कि 2 एक अभाज्य संख्या है, जैसे कितने वर्गखंड होंगे, यानी 2 से और 1 एक और स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है।
तो क्या लिखा जाएगा 2 गुणे 1। जैसे मान के लिए 3 एक अभाज्य संख्या लिखा है, लेकिन 3 गुणे 1 समान के तरीके से आपको अभाज्य संख्या लिखता है, साथ में इस प्रकार स्वयं और एक संख्याओं का जो है गुणनखंड होता है। इस प्रकार प्रत्येक अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं, तो प्रत्येक अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं। इस वजह से बी ऑप्शन से हो जाएगा। 5 ऑप्शन का सवाल है। 67 और 101 के बीच कितनी भाज्य संख्या है, तो पहले हम ये निकालेंगे कि 67 और 101 के बीच कितनी संख्या है। तो 67 और 101 के बीच कितनी संख्या है, तो बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बीच की अगर आपको संख्या निकालना है तो क्या करेंगे कि बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो बीच बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो लास्ट यानी 67 और 101 के बीच में पूछा तो लास्ट संख्या क्या है 100 और फर्स्ट संख्या क्या है 68, क्योंकि 67 और 101 के बीच पूछा ना, तो लास्ट हो जाएगा 100। तो लास्ट 100 माइनस फर्स्ट 68 अपॉन कॉमन डिफरेंस क्या है 1 + 1। 100 में 67 घटेगा तो 32 आएगा। 32 में 1 से भाग करेंगे 32 रहेगा, प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 33। इस प्रकार 67 और 101 के बीच कुल मिलाकर 33 संख्या है। हमें निकाल देते हैं इनके बीच अभाज्य संख्या कितनी है, तो अभाज्य संख्या लिखते हैं। अभाज्य संख्या कितनी होगी, 67 और 101 के बीच में पूछा है, 67 लेना नहीं है, 67 छोड़ देंगे, 68 69 70 71 होगा, 71 के बाद 72 नहीं होगा 73 होगा, 74 75 76 77 78 नहीं होगा 79 होगा, 79 के बाद 80 में 81 नहीं होगा 82 नहीं होगा 83 होगा, 83 के बाद 84 नहीं होगा 85 नहीं होगा 86 नहीं होगा 87 नीचे से करता है 88 होगा 89 88 नहीं होगा 89 होगा, और इसके बाद 90 नहीं होगा 91 92 93 94 95 96 97 यानी 97 होगा। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, तो 6 अभाज्य संख्या हुई। तो इसलिए टोटल जो संख्या हुई, टोटल भाज्य जो संख्या होगी इस 33 में से ये जो 6 संख्याएं हैं घटा देंगे, यानी 33 में 6 घटाएंगे कितना आएगा 27। तो 67 और 101 के बीच कुल मिला के कितनी होगी 27 जो है भाज्य संख्याएं होंगी। अगला दिया है वे संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है। अगर संख्या अभाज्य नहीं है तो संख्या कैसी है, भाज्य है, यानी हमें कंपोजिट नंबर बताना है। तो 89 एक अभाज्य संख्या इसलिए नहीं हो सकता, 97 भाज्य है, 79 भाज्य है, 87 है ना एक भाज्य संख्या है, इसमें अभाज्य नहीं पूछा यानी भाज्य पूछा, इसलिए 87 भाज्य संख्या हो जाएगी। तो 87 29 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 87 से भी कटता है, इसलिए 87 एक भाज्य संख्या हो जाएगी, इसलिए अभाज्य नहीं है। अगला पूछा है एसएससी 2018 पूछा गया सवाल, इनमें से कौन अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है यानी भाज्य बताना है, भाज्य बताना है यानी एक और स्वयं क्या किसी भी संख्या से घटेगी। जैसे क्या 251 दिया, 571 दिया, 331 दिया और 341 दिया। जो 341 है ये जो है इसमें एक अभाज्य, ये भाज्य संख्या है, ये पूछा है निम्न में से कौन सा अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं मतलब भाज्य है। तो 251 571 331 ये सभी अभाज्य संख्या है, लेकिन जो 341 है वो भाज्य संख्या, क्योंकि 1 से भी कटेगा और ये संख्या 11 से भी कटेगी, क्योंकि 11 या 33 और 1 बचेगा 11 से कट जाएगी। ये संख्या 33 से भी कटेगी, क्योंकि 33 से भी बचेगा, 33 से भी कटेगी 11 से भी कटेगी, 11 से भी कट जाएगी और ये 11 से 33 11 से कटेगी, 11 से 33 से भी कट रही, 1 से भी कट रही, 11 से भी 31 से भी और 341 से, इसलिए एक संख्या है कैसी संख्या हो जाएगी भाज्य संख्या। अगला दिया है सीटीएस 2015 में पूछा गया सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य है। अभाज्य मतलब को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर हम बताएं, को प्राइम नंबर वे संख्याएं होती है जो साथ मिलने के बाद उनका कॉमन फैक्टर जो एचसीएफ होता है, मौसा होता है, 1 होता है, उसके अलावा कोई और संख्या नहीं होती। जैसे इसमें लिखा 68 और 85 का जो कॉमन फैक्टर होगा एचसीएफ होगा 17 होगा, इसलिए अभाज्य नहीं। अगला दिया 65 निकालना, इसका जो होगा कॉमन फैक्टर एचसीएफ 13 होगा, 13 में 65 13 से करेंगे फिर अभाज्य। इसमें दिया है 102 और 153, इसका भी कॉमन फैक्टर जो एचसीएफ होगा वो 17 होता है, क्योंकि 17 से 102 और 17 से 153,
इसलिए सहभाजित नहीं है। और सहभाजित तो है 92-85 सहभाजित है, क्योंकि इनका जो HCF पर कार्बन फैक्टर कितना है 1। अगला क्या है, निम्नलिखित रिंगों का सहभाज्य है। सहभाज्य बताना यूपीएससी 2018-17 में का सवाल है। सहभाज्य मतलब HCF होना चाहिए। 156 126 दोनों सम संख्या है, इसमें का जो HCF कुछ भी नहीं होगा तो 200 कठिन है, इसलिए HCF वन नहीं है, इसलिए भाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। अगला दिया है 23 बार में, 23 बार में का HCF हम निकालेंगे तो पाएंगे 23 आएगा, 23 से तो मैं 23 23 और 12 इसलिए सहभाज्य संख्या नहीं है। अगला दिया 24 और x 351, तो 24 351 देखिए 3 और 24 और 3 से संख्या कट जाएगी, 117 351, यानी इनका भी कहीं भी यानी कुछ भी नहीं हुआ तो 3 का HCF हो जाएगा, इसलिए इनका भी HCF वन नहीं है। इन दोनों संख्याओं को भाज्य अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या होगा, क्योंकि इन दोनों का HCF कितना है 1, इसलिए ये पेयर जो सहभाज्य है। रुक जाओ, प्ले करना ना, प्ले करो। इस प्रकार ये भाज्य अभाज्य सहभाज्य विषम सम पे आधारित प्रश्न थे। अगले क्लास में हम तो आगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और संख्याओं की विभाज्यता के नियम पर आधारित जितने सवाल बनते हैं हम उनको कराएंगे। और बने रहिए हमारे साथ, विश्वास बनाए रखिए, आने वाले एग्जाम में आपको सवाल देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करना शेयर करना ना भूलें और बने रहिए हमारे साथ। अब आज हम सिलेक्टेड है और आपको सिलेक्शन जरूर दिलाएंगे।